के पास लेती हूँ एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, जो मेरा लास्ट क्लास का टॉपिक था, जस्ट इंट्रोड्यूस किया था। करवाने को लास्ट क्लास में करवा सकती थी, बट स्लो डाउन इसलिए करना पड़ रहा है मेरे को बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ शिफ्टिंग टू ऑनलाइन और लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बिजी इन स्कूल एग्जाम्स। डाउट सेशन में सिर्फ 5 या 6 बच्चे आ रहे हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन के बारे में बात करूं, देखना ये क्वेश्चन आपकी डीपीपी में है जो लास्ट क्लास में आज वाली में शायद। हेस लॉ तो आज वाली का है ना? आज कौन सी डिस्ट्रीब्यूट हुई है? 6। तो 5 पे आओ। 5 लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, देखिएगा। 5 डीपीपी निकालो, और ऑनलाइन वाले बच्चे वहां से ऐप से देख सकते हैं, बस निकाल के रखिए डीपीपी 5। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, डोंट फाइंड द क्वेश्चन अभी, क्योंकि डीपीपी 5 कंप्लीट करनी है पहले मेरे को, उसके बाद 6 भी आज ही हो जानी है। तो डीपीपी 5 पे अगर मैं आऊं तो डीपीपी 5 का कोई भी एक रैंडमली क्वेश्चन है, ये एक मेरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, डीपीपी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई डोंट थिंक ये आपको नोट करना चाहिए, इससे आसान पूरे सिलेबस में कुछ नहीं आया है, राइट? कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अगले वाले सारे मैं डीपीपी के कराऊंगी, तो नोट मत करना, समझ लेना, मेरी अच्छी स्पीड निकल आएगी। Calculate enthalpy of formation of methane if enthalpy of combustion of carbon, hydrogen, methane is given to you. Enthalpy of combustion of carbon कितनी दे रखी है? ये रही वैल्यू। Enthalpy of combustion of hydrogen कितनी दे रखी है? ये रही वैल्यू। ऐसे enthalpy of combustion of methane कितनी दे रखी है? आपको तीनों गिवन है। लास्ट क्लास में हेस लॉ के नाम पे कुछ खास नहीं हुआ था। अब मेरे को क्या पूछा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो पहला काम आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ के लिखा नहीं होगा बेटा, हेस लॉ से निकालो, खुद सोचना होगा क्या लगना है। तो जब सारे क्वेश्चन मर्ज हो तो फर्स्ट थिंग प्लीज राइट एम, फिर सोचना शुरू करेंगे अप्रोच। तो सबसे पहले तो मैंने क्या ढूंढा, मेरा एम क्या है? एम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालिए, और ये सारा मैं बड़ी स्लो स्पीड में प्यार से आपको करा चुकी हूँ कि ये रिएक्शन मैंने कैसे लिखा, फ्रॉम देयर एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, इसीलिए ग्रेफाइट। तो ये मेरे पास मीथेन बना, मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने को कहा है। अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, नहीं निकालने को कहा नहीं है, मतलब मैंने एम अपनी तरफ से ढूंढा है, तो चेक करते हैं क्या इसी की निकालनी है। यस, पहले तो एम कंफर्म हुआ। अब कुछ नहीं समझ आ रहा कैसे निकालू, जो गिवन है पहले उसको लिख लो। तो गिवन क्या है? 3 का कंबशन गिवन है, चेक। अब इन तीनों का मैंने कंबशन लिखा है बैलेंस कर। तो किन तीनों का? कार्बन का, हाइड्रोजन का और मीथेन का। तीनों का मैंने कंबशन लिख दिया आपके सामने बैलेंस करके, अगले क्वेश्चन में खुद करेंगे हम। बट ये तीनों के तीनों बैलेंस करने के बाद उसके सामने मैंने ये लिख दिया। अगर मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एंथैल्पी को भी 2 से करना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो चुकी बात। रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एच को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना है। रिएक्शन को रिवर्स करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, तो भी मैं इसके साइन को उल्टा करूंगी। ये सारी चीज पहली बार अब यूज करते हैं। अब आप बच्चे जरा एक बार देखिए एम और इन 3 इक्वेशन को, बाकी सब छोड़ो, एक बार अप्रोच सेट करते हैं। इन 3 इक्वेशन से ये निकालनी है, इनको मैथ्स की सिंपल लीनियर इक्वेशंस अगर मैं मान, तो एम क्या है मेरा? कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, तो कार्बन और हाइड्रोजन वाली 2 इक्वेशन को ऐड कर दो, तो एटलीस्ट ये तो आ जाएगा, राइट? लेकिन हाइड्रोजन क्या की क्या लगना है बच्चे? 2। तो क्यों ना इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो। तो इस इक्वेशन को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ऐड किया इक्वेशन 1 और 2 को, तो मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन 2 को 2 से और उसके बाद उसको ऐड कर दिया इक्वेशन 1 में। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये रही इक्वेशन 1, ये रही 2, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है ये इंटू सॉरी दिस प्लस 2H2, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? ये तो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा है? O2, और इधर एक और O2। तो O2 मैंने दोनों इस तरह से लिख दिया कि चलो एक बार आपको देखने में इजी हो जाए। उसके बाद प्रोडक्ट की साइड की बारी आई, CO2 प्लस 2H2 लिखा मैंने यही। साथ के साथ मैं उनकी एंथैल्पी को भी टच करती गई। इसकी एंथैल्पी को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, और ऐड क्या किया? ये -890। तो देखेंगे तो मैंने साथ के साथ वो काम भी कर रखा है। तो इस तरह से ये तो आ गया। क्या ये मेरा एम है? नहीं,
एम के अलावा इसमें कुछ फालतू की चीजें भरी हुई है जो मुझे हटानी है। मेरे को एम में सिर्फ ये दो चाहिए थे रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में तो जो था वो तो तुमने दे ही नहीं रखा। अब बचती है मेरी कौन सी इक्वेशन? तीसरे वाली इक्वेशन देखिए और इसको देखिए। अगर मैं थर्ड इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं थर्ड इक्वेशन उठा के दोबारा लिख रही हूं नीचे, क्योंकि स्क्रीन एक साथ मैं इतना ही दिखा सकती हूँ। मैंने थर्ड इक्वेशन दोबारा लिख ली, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? x माइनस वाई, तो y के सबके आगे माइनस लग गया ना, तो मैं इतनी बड़ी इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन के बजाय सीधे नीचे लिख के उनके आगे सारा माइनस कर दूं। सब्ट्रैक्ट का मतलब भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाती, उससे अच्छा सारों के आगे माइनस लगा देती। देखते ही क्या हो रहा है, ये दोनों ओ और ओ कट गए, सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह चले। इसी तरह से ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, माइनस एक्स को इधर लाऊं तो प्लस एक्स हो जाता है, तो माइनस ऑफ मीथेन को इधर लाई तो क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ मीथेन। चेक, एम आ गया। यस, जो ट्रीटमेंट मैंने रिएक्शंस के साथ किया वही ट्रीटमेंट मैं किसके साथ करती चल रही हूं? एंथैल्पी चेंज के साथ। तो जो एंथैल्पी चेंज मेरे पास फाइनली आएगा, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ा मैंने। तो आपको पहले वो तीन इक्वेशन एक साथ अपनी आंखों के आगे लानी है, एक तरफ एम लाना है, और रिएक्टेंट को टारगेट करो, प्रोडक्ट अपने आप आ जाएंगे। सारे को एक साथ टारगेट मत करो, दिमाग खराब होएगा। अप्रोच यही रखो, वेरी लीस्ट कवरेज ऑफ दीज क्वेश्चन। 10 साल में मुझे एक बार भी नहीं दिख रहा है, पिछले 10 सालों में मुझे एक बार भी क्वेश्चन नहीं दिखा, ना स्कूल पेपर्स में ढंग से आ रहा है ना कहीं आ रहा है। बट यू नेवर नो, इस साल आ जाए, छोड़ तो सकते ही नहीं है, आ जाए तो फिर पछताएंगे। समझ आया? एक क्वेश्चन खुद करें कोशिश, चलिए करिए। डीपीपी आप सबके सामने, पहला क्वेश्चन देखो डीपीपी का, सब्जेक्टिव का, करना कोशिश। अक्षित, मैम आंसर हाँ बोलो। 110.5 माइनस 110.5 -110। सिंपली यहां मेरे को माइनस प्लस भी अब अगले क्वेश्चन से पूछना बंद कर दूंगी। क्या ये कोई मुश्किल था? दो इक्वेशन को कैसे डील करना है? 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं इसमें एक मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगी, जो इकलौते 1-2 क्वेश्चन मेरे को पास्ट ईयर्स में मिले। अब क्वेश्चन फोर्थ, एक बार सिर्फ सोचना, करने का तरीका मैं बताऊंगी, सिर्फ सोचो। आप क्वेश्चन फोर्थ पढ़ो, सामने बोर्ड पे देखो, जस्ट थिंक, देन आई लेट यू नो इट्स अप्रोच। क्वेश्चन पूरा पढ़िए, मैंने लिखा नहीं है, आप अपनी डीपीपी से पढ़िए क्वेश्चन फोर्थ। मैम एक क्या बार है ये? प्लीज लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो। श्योर, लास्ट वाली स्लाइड ही चाहिए थी ना आपको? हाँ जी मैम, एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, मुझे समझ नहीं आया। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। थर्मो ऑनलाइन जिस दिन समझ आ जाए तो मेरी जगह खड़े हो जाओ सारे लोग। बेटा एम है ये मेरा, अगर पढ़ो तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन पढ़ो, और दो इक्वेशन है जिसमें आपको कार्बन का कंबशन दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ा गुरसहेज? यस मैम। तो जब इन दो का गिवन है मेरे को और निकालना इसका है, अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो एम समझ आ गया होगा, ये दोनों समझ आ गई। अब आपको एम निकालना है बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन, बड़ा क्लियरली है। सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरी इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा? CO2 कट जाएगा, O2 में से हाफ O2 गया तो क्या बचेगा? हाफ O2। C इधर ही है, और जिस CO के आगे माइनस है, लीनियर इक्वेशन में बताया गया होगा, उसको उधर ले जाओ, माइनस हट जाएगा, आगे एम, एम इज अचीव्ड। तो जो रिएक्शन में लैब में वैसे नहीं कर सकती, तो हेस लॉ की एप्लीकेशन पे लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी? आप उन रिएक्शंस की भी एंथैल्पी निकाल सकते हो जिनको लैब में नहीं किया जा सकता। ये मैं लैब में कैसे करूं? कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा कार्बन तो फुली कंबस्ट होकर डाइऑक्साइड बना देगा, मैं कैसे चैलेंज के साथ कह सकती हूँ जो मैंने निकाला है सही निकाला है? ऐसे रिएक्शन, लिसन एवरीबॉडी, ऐसे रिएक्शन जो एक्सक्लूसिवली लैब में नहीं किए जा सकते, उनकी भी एंथैल्पी दे पाना इज द ब्यूटी ऑफ हेस लॉ। वरना ये कैसे करोगे लैब? आप कहोगे कर देंगे जी, हम रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे देते हैं। क्या गारंटी है कि 2 कार्बन भी कंप्लीटली नहीं कंबस्ट होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 10 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन दे रहे हो, उसमें 2 भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे। ऑक्सीजन को आपने कोई हाथ बांध के थोड़ी भेजा है, किसी कार्बन को तो वो कंप्लीटली कंबस्ट कर देगा। देन हाउ कैन यू चैलेंज कि यही बना होगा? सो इस आज की क्लास का मेन मकसद ये बताना है, हेस लॉ थ्योरी नहीं है। हेस लॉ एक ऐसा मैजिक स्टिक आया मेरे पास कि जिससे मैं ये बता सकती हूँ वो रिएक्शन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं उसकी भी एंथैल्पी चेंज बता रही हूँ।
इट्स अ बिग थिंग, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम लोग, पढ़ लिया क्वेश्चन? तो पहले देखना मेरा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन का क्या है और गलती ढूंढना। ये उसको छोटा कर रही हूं अब मैं, क्वेश्चंस को इतने लंबे लंबे कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा छोटा करने की साइड आती। आपको कहा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड निकाल के दो। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड तो ऐसे निकालते हैं, पहले तो इक्वेशन लिखनी जरूरी है, एम थर्मोकेमिस्ट्री है। तो अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट्स में जो भी एलिमेंट्स है उनसे मिलके एसिटिक एसिड ऐसे बनता है। आपसे इस रिएक्शन का एम पूछा है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा है। अब गिवन क्या है? कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है, देखना जरा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब मैं अपने क्वेश्चन को छोटा कर रही हूँ। क्यों छोटा कर रही हूँ भाई? 4 इक्वेशन लिख के उससे ये निकालना, मेरा तो वो 1-1.5 मिनट का सपना तो खत्म होता जा रहा है। मैं कैसे इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कंप्लीट करूंगी या 6 मिनट में भी करूंगी, कैसे लंबा पड़ेगा। तो एक और शॉर्टकट दे रही हूं आपको। आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है, पहले वो लिख लो। बैलेंसिंग है, चेक करना है बैलेंसिंग। तो मुझे बताना धैर्य, रोहन, साकेत, और कौन कौन सी एंथैल्पी गिवन है। मैंने रिएक्शन नहीं लिखे, कौन कौन सी गिवन है क्वेश्चन में। एक तो CO2 की क्या वैल्यू, नहीं कौन सी एंथैल्पी CO2 की? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड तो पूछी है, एम है। अब अगर कोई हेस्लॉ के तरीके से, घिसे पिटे तरीके से करेगा तो क्या करेगा? थोड़ा सुनना, करना मत प्लीज, मैं बहुत छोटा दे रही हूं आपको, करना मत अभी। आप पहले नीचे एक और इक्वेशन बनाओगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, C+O2 गिव CO2। फिर एक और बनानी पड़ेगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। उन 3 रिएक्शन के आगे आप उनके एंथैल्पीज लिखोगे, उन 3 को देखोगे और इसको देखोगे और फिर कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस की साइड सोचोगे। जस्ट थिंक रैशनली। लास्ट क्लास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस अगर गिवन है तो मैं किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकती हूँ बाय डूइंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक बार ये जरूर सोचना। अब इसे पे वापस आऊं, पूछा क्या है? इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी तो मुझे पहले ही पता है 0, इसकी दे रखी है। तो मेरे को क्यों हेस्लॉ के तरीके से जाना? इसीलिए हेस्लॉ के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, इसलिए नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हेस्लॉ के क्वेश्चन को करने का मैंने ज्यादा इजी तरीका ढूंढ लिया, तो मैं इसको हेस्लॉ के खाते में नहीं डालती, आपका पास्ट ईयर नहीं डालता। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन की सोल्यूशन अगर 3 या 4 स्टेप से ज्यादा है, वो आपका जेई मेंस का नहीं है, वो एडवांस का है। तीसरे स्टेप में आंसर आ जाता है, जेई मेंस की शर्त है, और उससे ज्यादा लंबा है तो वो एडवांस में गया। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया भाई? इस रिएक्शन की एंथैल्पी मेरे को गिवन है -867, इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो मेरा टास्क है x मान लिया उसको। ऑक्सीजन की कितनी है? 0, सॉरी प्रोडक्ट की पहले लिखनी थी, माय बैड। तो एंथैल्पी, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी दे रखी है? -393। कितने कार्बन डाइऑक्साइड है? 2, 2 इंटू -393.5। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है मेरे पास, वाटर। वाटर की कितनी है? -285। तो 2 इंटू -285.9। देन कम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक तो 0 ही है और दूसरा मांगा है, हियर कम्स। तो क्या जरूरत है मेरे को 3 इक्वेशन फिर उसका ये खेल कूद करने की? मेक इट शॉर्ट। तो इस तरह से हो जाएगा, कहने को हेस्लॉ की डीपीपी में। तो आप लोग यही कोशिश करेंगे कि अवॉइड लेंदी मेथड, गो फॉर शॉर्ट मेथड। हो जाएगा ये? ठीक है? एनीथिंग, एनीवन? आगे चलूं, एक और क्वेश्चन दे रही हूं, पहले वो खुद करेंगे फिर मैं दिखाऊंगी। क्वेश्चन 6 सब्जेक्टिव। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बच्चे। मैम इथाइलिन C2H6 है। हाँ बिल्कुल, इथाइलिन C2H6 है, इसीलिए मैंने यहां दिखा दिया। इथाइलिन C2H4 है, इथेन C2H6 है। ठीक है? ये क्वेश्चन लेने की वजह ही यही थी कि आप बच्चों को इसकी आदत डाल दें। ये देखो मैंने लिख दिया बोर्ड पे, राइट? इन दोनों को ऐड करना है। तो मेरा पहला टारगेट होगा, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करूं। पहला टारगेट मेरा। रिएक्टेंट सेट करोगे ना, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। 1 और 3 को ऐड करते ही मेरे पास एम मैं मान रही हूं सबको पता चल गया।
ये क्वेश्चन लेने की वजह थी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। मैंने एम खुद दिया आपको, क्लास 10th में आपको ये रिएक्शन पढ़ा के भेजा गया है एडिशन रिएक्शन में, वो वाला जो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें प्लेटिनम विद H2, ये वो है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन में रिएक्शन देंगे। 10th में आपको पता है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन से इथेन बनता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन से आप एल्केन बनाते हैं। ये आपका क्लास 10th का रिएक्शन है। उस बेसिस पे उन्होंने पूछ लिया कि इतना तो बच्चों को आएगा, तो आगे आगे जैसे चैप्टर होते जाएंगे रिएक्शन आपके ऊपर छोड़ते जाएंगे। अभी कोई ऐसा रिएक्शन मिला जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, प्लीज सॉल्यूशन से रिएक्शन उठा लेना, धीरे धीरे आगे की केमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो जब मैंने 1 और 3 को ऐड किया, अगर बच्चे देख सके, क्योंकि मेरे से गलती हो सकती है, इतने बड़े बोर्ड को एक साथ देखना होता है, इतनी पास से दिखता नहीं है पूरा, मैंने अपने अंदाज से 1 और 3 को ऐड करके रिजल्टेंट इक्वेशन लिखी है, चेक कर लो एक बार, कुछ मिस हो, कुछ गलत हो तो, कुछ एक्स्ट्रा हो तो। वो जब मैं इधर का लिख रही होती हूँ मुझे उधर नहीं दिखता, उधर का लिख रही होती हूँ इधर नहीं दिखता। हाँ जी, जिसकी ठीक लिखी है मैंने 1 और 3 को ऐड करके इक्वेशन, कोई गलती तो नहीं है? सिया ठीक लिखी है एवरीवन? तो जो 1 और 3 के साथ मैंने ट्रीट किया, मैंने उसकी एंथैल्पीज के साथ भी वही ट्रीट किया। अब मेरे एम से और इसमें रास्ते में कौन अड़ रहा है भाई? बहुत कुछ। ये 3 उड़ाओ और C2H6 कहीं से लाओ, और अगर देखो तो इक्वेशन 2 इज ऑल अबाउट दिस। अब मैं इक्वेशन 2 को क्या करूंगी? इसके अंदर मेरे को 7/2O2 7/O2 काटना है, मैं सबट्रैक्ट करूं, तो मैं इक्वेशन 2 लेकर आई, उसको इसमें से सबट्रैक्ट किया, रिजल्टेंट में से देख लो आपका टारगेट आया पड़ा है। कैसे? 7/2O2 7/2O2 कट गया, ये दोनों बड़े आराम से कट गए। H2 तो क्या बचा मेरे पास? C2H4 प्लस H2, और इथेन के आगे माइनस साइन है तो ये गया C2H6। आ गया एम। तो ये मेरे लिए लैब में पॉसिबल था नहीं था, वो बाद की लड़ाई है, लेकिन मेरे को अब कंपलसरी नहीं है हर रिएक्शन का एंथैल्पी निकालने के लिए मैं लैब में जाऊं। अगर मेरे को कुछ रिएक्शंस की एंथैल्पी मिल रही है ऑलरेडी तो मैं बता सकती हूँ। आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब शुरू किया था तो क्या बात हुई थी, आप आज क्लासरूम में बैठ के बताएंगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फैक्ट्री मत डालो। फैक्ट्री डालने के बाद पता लगता था पहले लोगों को नुकसान हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस chapter will discuss which reaction is possible, which is not possible. तो उसके लिए ऐसा रिएक्शन जो आप लैब में नहीं भी कर पा रहे या नहीं कर सकते, उसको ये पहले ही बता देगा हो भी सकता है कि नहीं। तो वो खैर आगे की लड़ाई है, आज क्लास के एंड में हम चैप्टर का एंड स्टार्ट कर देंगे। वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द चैप्टर फ्रॉम टुडे ओनली। सो ये आपके पास एम आ गया तो इसकी एंथैल्पी भी आ गई। ये क्वेश्चन लंबे हैं बट डिफिकल्ट नहीं है, मेरा पिछले सालों का तजुर्बा है, बच्चे इसमें गलती कम करते हैं। अगर आपको लगेगा तो वी विल प्रोवाइड सम टाइम। एक ढंग का क्वेश्चन लेते हैं इन पूरे में, जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन, ये भी किसी स्कूल का उठाया हमने, क्वेश्चन 12। पढ़ो पहले, इसको छोटा करने की अप्रोच सोचते हैं, पहले पढ़ना क्वेश्चन 12 को। कॉपी पढ़ लिया क्वेश्चन 12? क्वेश्चन 12 में कहा गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत है इसमें, शायद एक प्रिंट इशू है, ऑफ जो छपा है वो ऑफ नहीं है। यस, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 टू BaCl2.2H2O। वो ऑफ काट के 2 कर देना, सेंटेंस नहीं बन पा रहा कि करना क्या है। तो मेरे को एम दे दिया, ये BaCl2 को BaCl2.2H2O बनाना है, तो मेरे को एम मिल गया। गिवन क्या है? BaCl2 की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और हाइड्रेशन में कंफ्यूजन हर बार होता है, ये एग्जामिनर्स को भी पता है, हर बच्चे को एक बार खटकता है, एग्जामिनर्स को भी पता है। तो इसका सॉल्यूशन मतलब पूरा डिसॉल्व हो जाना, उसकी जगह मैं AQ भी लिख सकती हूँ, मैं H2O भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, अलाउ अस। तो यहाँ AQ मतलब पूरा डिसॉल्व हो गया, उसकी एनर्जी -20 दी है। एक ही ढंग का क्वेश्चन क्यों बोला मैंने? पहला ऐसा क्वेश्चन देखा है इसमें जिसमें आपके प्लस माइनस चेक नहीं कर रहे, केमिस्ट्री चेक कर रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन यू विल रिसीव। ऑब्जेक्टिव अभी दिखाऊंगी पास्ट ईयर। दूसरा दे रखा है BaCl2.2H2O को भी आपने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसको भी पूरा घोल दीजिए, जितना AQ लग सकता है लगाया, उसकी एनर्जी दे। और लास्ट क्लास में बात हुई थी, हाइड्रेटेड सॉल्ट की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो भी कॉन्सेप्ट एक रीचेक हो गया।
अब अगर आप देखो वो इक्वेशन का प्लस माइनस बित्ता सा तो है, इसको क्या मैं दिख ही रहा है वैसे तो क्या करना है, लेकिन जिनको वो वाला फंडे पे आना है कि फाइनली मेरे को एक क्वेश्चन 1.5 मिनट में प्रोड्यूस करना है विद करेक्ट आंसर रीडिंग टाइम मिला के, उनके लिए जब आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे होते तो अप्रोच दिमाग में क्या आनी चाहिए, एक मेंटल एबिलिटी एक्सरसाइज के हिसाब से BaCl2 को पूरा क्या बनाना है, मतलब पूरा नहीं, यहाँ पे रोकना है, यानी BaCl2 पूरा डिसॉल्व होने से पहले ये बनता होगा एब्सोल्युटली, पहले 2 वाटर लगेंगे और उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर लगेंगे, तो BaCl2 बना BaCl2.2H2O, देन वो कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ BaCl2 एक्वस। अब क्या क्या गिवन है, BaCl2 को पूरा घोल दो, उसकी एंथैल्पी गिवन है, BaCl2 को पूरा डिसॉल्व कर दो, पूरा डिसॉल्व कर दो, उसकी एंथैल्पी गिवन है, तो ये तो निकाल ही लेंगे, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, इस जैसे क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए थोड़े दिन लगेंगे, ऐसे सोचना शुरू कर दोगे आप, वो रेगुलर मेरे पास मौका आता रहेगा, आपको फोर्स करती रहूंगी, आप देखते रहोगे करते रहोगे। जरूरी नहीं है इक्वेशंस इतनी लंबी लंबी लिखे, एक बार तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन जब दोबारा आपके सामने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का केस आएगा, आपको पहले ही पता होगा एक बार इस थॉट पे तो जाना है। और एन अवस्थी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके, मैं उसी पर डिपेंड कर रही हूँ कि बच्चे जागेंगे और एन अवस्थी शुरू करेंगे तो मिल जाएंगे। और एन अवस्थी आपको मेरी डीपीपीज के बाद तो बहुत ही ज्यादा आसान लगेगी, बिकॉज एवरी ईयर सितंबर कम्स, थर्मोडायनेमिक्स कम एंड बारिश और स्कूल एग्जाम, तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का डीपीपीआर नोट्स ऐसे हैं कि बच्चे ना भी कर पाए तो भी उनकी एन अवस्थी कवर हो रही हो, बट कर। अच्छा लाओ दो मैं बताती हूँ, क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं पता चल रहा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 टू BaCl2.2H2O, ये आपको कैलकुलेट करना है, पहले तो ये पता चल रहा है। उसके बाद गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 इज दिस, BaCl2 सॉलिड लिखा है साफ, उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यही तो होती है, पूरी डिसॉल्व हो जाए। पूरे डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, BaCl2 अलग अलग एक्वस में घुस गए। उसके बाद लिखा है एंड दैट ऑफ BaCl2.2H2O, एंड दैट ऑफ BaCl2.2H2O, एंड दैट ऑफ व्हाट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मैंने एक क्यों नहीं लिखा, अंडरस्टूड मान लिया, तो मुझे ये और ये दे रखा है, इसीलिए ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। अगर तुम देखो BaCl2 को तो पूरी तरह डिसॉल्व कर दो तो मुझे पता है, BaCl2.2H2O को पूरी तरह डिसॉल्व कर दो मुझे पता है, पूछा ये है आधा डिसॉल्व हुआ, तो आधे डिसॉल्व होने को कहते हैं हाइड्रेशन, पूरे डिसॉल्व होने को कहते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ही है माधव, ये क्वेश्चन नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, तो ऐसे क्वेश्चन एनएसटी में एक साथ 6-7 मिल जाएंगे आपको, एक के बाद फिर आपकी उसमें प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है। डीपीपी में भी मिलेंगे, सारे नहीं करा रही डीपीपी के, ई से डी, हाफ डी से बी, ये है मेरा Q1 Q2 Q3, एम क्या है, ए से 2B, लाओ भाई एम लाओ, ए से 2B, मुझे इतना पता है इन दोनों इक्वेशन को तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इस साइड ए चाहिए और इस साइड मेरे को बी ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, इन दोनों को तो जब भी करना है मेरे को ऐड करना है, तो इक्वेशन 1 और 3 को मैं ऐड करूं, कर देते हैं, तो 1 और 3 को ऐड कर रही हूं बच्चों, a प्लस हाफ डी गिव c प्लस b, तो मेरा Q1 प्लस Q2 होगा, कोई गलती हो तो बताना, बोर्ड दूर, Q3 सॉरी सॉरी सॉरी, Q1 प्लस Q3 होएगा। अब मेरे को टारगेट में क्या चाहिए भाई, ये हाफ डी उड़ाना है, तो C और D देखें क्या करें बताओ, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हाफ डी उड़ाना है, उसके लिए अगर मैं इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी भी हाफ हो जाएगा बच्चों, कुछ और सोचो, सॉरी कर दे Q3 को, क्या Q3 को क्या कर दे, डबल 2 से मल्टीप्लाई, एक्चुअली में अब मुझे क्या कर लेना चाहिए था, इसको अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती ना तो मेरे लिए फायदा था, तो कितनी देर हुई है, कर देते हैं, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ऐड किया होता, यहाँ क्या आता 1D और यहाँ क्या आता 2B, और इधर मैं 2Q3 लिख दूं, तो इतना चल गया, तो आगे भी खुद कर ही लोगे, मतलब अब तो सिंपल क्लास 8th 9th की मैथ्स आ गई,
इतना चल गया, फिर तो दिख ही रहा है तुम्हारा 2b भी आ गया, a भी आ गया, अब तो कैंसिल करने वाला काम रह गया है, तो आई शुड नॉट डू इट नाउ। कर लेंगे? कुछ एक दो चेहरे लग रहे हैं कि कर क्या रहे हो आप। मेरे ख्याल इसको रिवर्स कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, रिवर्स करके कर दो, कैसे भी कर दो, मतलब काटना ही तो है। लोकेश नहीं हो पाएगा? हो जाएगा ना, ये दो पीछे वाले अटके हुए इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। मतलब इसको रिवर्स कर दो, या मैं कहूँ इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। पहली बात सोचते हैं क्या होगा, गलत होगा ना, इरेज कर देंगे। अगर मैंने C से D यहां पर लिखा, ऐड कर रही हूं, नहीं कर रही सब्ट्रैक्ट, ऐड कर दूं। ऐड करने में क्या होगा, ये और ये कट रहे हैं, यस, सिंपल ऐड कर रही हूं मैं, क्या दिक्कत है? C और D को तो इंटरचेंज ही नहीं किया मैंने, तो एज इज ऐड करी है। इंटरचेंज करते तो फिर तुम्हें उल्टा करना पड़ता, वो तो गलत होता ना। बट क्योंकि तो किसी की तरफ से आया तो सोचा करके देखते हैं, बट लिखते लिखते ही पता लग रहा है ज्यादा बेवकूफी हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं किया। श्रेय, पहले बताओ, दोनों इक्वेशन को 1 और 3 को ऐड किया, वो समझ आ गया। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 और 3 को ऐड किया, ठीक है। सो a प्लस डी गिव c प्लस 2b, यहां तक आ गया। अब मेरे पास इक्वेशन बची 2, और 2 इक्वेशन बचने के साथ साथ मेरे पास एम है ये, मेरे को इसमें से क्या गायब करना है ये लाने के लिए, ये दोनों ही गायब करने थे। और ये दोनों वैसे ही सी और डी दे रखी है एक इक्वेशन, सी से बनता डी, एज इट इज इक्वेशन 2 उठाई, उसका Q2 होता है, दोनों को ऐड कर दिया। अगर इधर भी x है इधर भी x है, x और x कट नहीं जाएंगे, इक्वेशन के दोनों साइड होंगे, तो मैथ्स, तो d और d कट गए, c और c कट गए। अभी भी मतलब हाँ 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 हाँ, यस यस यस, अब तीनों ऐड होंगे, थैंक यू। Q1 प्लस 2 Q3, कोई सब्ट्रैक्ट सब्ट्रूक्ट हो रहा हो तो बता देना, प्लस Q2। देखो जरा, दिस इज आंसर। ये कुछ टाइप तुम करो, श्रेय एंड श्रेय देंगे, थोड़ा कंफ्यूजन उसी साइड हुआ, तो लेट मी सी। रिएक्शन आपको इस तरह से दिया है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस Q1 किलो जूल, ये एनर्जी रिलीज हुई है। इसका जो भी आंसर होगा, मतलब अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर सही दे रहे हो, मान लो, उस बात को भूल जाना। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में Q1 में मैं बच गई, अगर Q1 की जगह मैंने यहाँ 230 लिखा हुआ होता, तो क्या होता है एंथैल्पी, 230 प्रोडक्ट में रिलीज्ड है, तो आपको एंथैल्पी की वैल्यू -230 करनी पड़ती। ये बात आपके आंसर को अफेक्ट ना करे, कॉन्सेप्ट तय करे, उसके लिए मैंने Q की टर्म्स में दिया, क्योंकि Q में तो अंदर जो वैल्यू है प्लस हो माइनस हो आपको सोचना ही नहीं है। पर अगर कभी प्रोडक्ट्स में Q लिखा है, इसका मतलब वो रिलीज्ड है। अगर उसकी जगह न्यूमेरिक वैल्यू दी होती तो आपको माइनस साइन खुद से लगाना होगा, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन में खुद माइनस लगाना होता है। तो ये मान के चलिएगा, ये प्रोडक्ट में लिखा है मैंने, प्रोडक्ट में लिखा है, मतलब दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, Q इज रिलीज। अगर ये कोई वैल्यू लिखी होती तो +230 लिखा होता, लेकिन आपको पुट करते वक्त क्या करना होता बच्चों, -230 अगर मैंने लिखा होता तो। यानी अगर स्ट्रेट अवे इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यहां पर डेल्टा H कोई मेरे से पूछे, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्टेटमेंट असर्शन रीजन में, इसका डेल्टा H Q1 नहीं है, इसका डेल्टा H -Q1 है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में, इसीलिए क्वेश्चन पिक किया, और कोई वजह नहीं थी कि एक कॉन्सेप्ट और घुसाना था। नाउ मेरे को ये दो दे रखे हैं, मांगा क्या है, एम क्या है, एम ढूंढ लिया तो काम हो गया। एम है डिसोसिएशन। रिमेंबर जब मैं बॉर्न हार्बर साइकिल भी करा रही थी, तो मैंने आपको कहा था लैटिस का उल्टा होता है डिसोसिएशन, लैटिस का उल्टा होता है डिसोसिएशन। आप इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं कह सकते, तोड़ के एटम्स बना दिए, कहां बनाए एटम्स, तोड़ के आयंस बनाए, इट इज एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन का एम बनाने में जान निकलती है। क्वेश्चन अगेन मैंने पास्ट ईयर से उठाया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, कि बच्चा डिसोसिएशन में अटकेगा। एक बारी को डिसोसिएशन का मतलब होता है तोड़ना, HA को तोड़ के H और A बना दिया, फंस गए। नो, डिसोसिएशन का मतलब एटोमाइजेशन नहीं है। अब आ जाइए, मेरा एम ये रहा, और मुझे क्या क्या गिवन है, ये दो गिवन है। क्या करूं मैं, सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड करूं, दिख ही रहा है बड़ा क्लियरली, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते ही ये और ये कट गए,
ये और ये कट गए, और ये H प्लस इधर आके प्लस H प्लस बन गया, और इधर A तो है ही, तो इक्वेशन आ गई मेरी ये। तो दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ मेरे पास, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, तो प्रोडक्ट में लिखा है आपके मैंने प्लस Q1, और इस Q2 के आगे क्या आया, माइनस Q2। तो प्रोडक्ट में आई है इंथैल्पी, तो है तो रिलीज ही, तो मेरे आंसर में आगे माइनस क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रिलीज्ड है। अब जब ये रिलीज्ड है माइनस और ब्रैकेट में Q1 माइनस Q2, तो अगर आप लोग आंसर दे रहे थे Q1 माइनस Q2, लेट इट बी B और C, वो गलत था। आप क्या आंसर दोगे, आगे का माइनस लगा के आंसर आएगा Q2 माइनस Q1। तो यहां मैथ्स ट्रैप नहीं दिया, यहां कॉन्सेप्चुअल ट्रैप दिया। रिपोर्ट करते वक्त तो आपको इस माइनस को लेना पड़ेगा, शुरू से मैंने यही मुद्दा तय किया। अब B और C क्लियर हो गया, दोनों में साइन का ही फर्क है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन मांगी है, राइट, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन मांगी है, तो Q2 माइनस Q1, क्या पता इसमें Q1 बढ़ाओ, क्या पता इसमें Q2 बढ़ाओ, मुझे नहीं पता प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसी चक्कर से बचाने के लिए Q में दिया गया है। क्लियर है, नहीं, क्योंकि रिलीज्ड एंथैल्पी के लिए यूनिवर्सल कन्वेंशन है, रिलीज्ड मतलब नेगेटिव। कितनी रिलीज्ड, Q1 माइनस Q2, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, मुझे नहीं पता ये 100 आएगी कि माइनस 100 आएगी, आगे नेगेटिव। अब डिपेंड करेगा इन दोनों में से कौन सा बड़ा, उस हिसाब से अंदर का साइन होगा, और उसी हिसाब से ये माइनस विल टेक केयर ऑफ इट। अब अगर मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, तो मैं आपको एक चीज में ट्रैप करने के लिए एलिजिबल हो गई, अब के मैं वैल्यू में दूंगी, एक जगह 100 किलो जूल और एक जगह 150 किलो जूल, और आखिरी में एंथैल्पी पूछूंगी। जिसने इस नेगेटिव का रिस्पेक्ट नहीं किया वो ये होगा जो अभी हुआ, बी या सी। ये नेगेटिव बताने के लिए ये क्वेश्चन उठाया। तो अब आप ये सोचिए, अगर आ भी रहे हैं ना हेस लॉ से, तो ऐसे आ रहे हैं, विच टेल्स मी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। प्लस माइनस कराने में केमिस्ट्री वाले खास इंटरेस्टेड नहीं। ये भी वेरी लेस कवरेज, बहुत रेयर मिले हैं इसके क्वेश्चंस, बट स्कूल में मिलते हैं। बॉन्ड एनर्जी मेथड, अब तक मैं क्या टॉपिक चला रही हूँ, आज एंथैल्पी पूरा क्लोज है फॉर एवर, इवन 12th में भी दोबारा नहीं आएगा ये। एंथैल्पी निकालने के 3 मेथड, पहला मेथड था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, दूसरा मेथड था हेस लॉ, तीसरा मेथड है, आपको फोर्स करेंगे पिछले 2 मेथड से निकल ही ना पाए आपका, तो तीसरा मेथड आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को लेके मैं पहले से क्या जानती हूँ उसको सोचते हैं, इसको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं होगी, ट्रस्ट मी, मत करना, ये उससे भी बचकाने क्वेश्चन है जो अभी आपने किए। एनर्जी, बस तीसरे मेथड का नाम पता होना चाहिए आपके नोट्स में, और उसका सीधे डीपीपी चिपका देना कि डीपीपी करनी है। एनर्जी हमेशा बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होती है, एम आई राइट? एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हेन आई एम इंटरेस्टेड टू ब्रेक द बॉन्ड। एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड। बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये फंडा मुझे बहुत पहले से पता है। जब भी किसी रिएक्शन की तुम एंथैल्पी निकालने लगे हो, एक और तरीका हो सकता है, कितना खर्चा हुआ माइनस कितना फायदा हुआ, यही है। एनर्जी लगी कितनी, एंथैल्पी चेंज क्या है, एक तरह से एनर्जी चेंज ही है हीट कंटेंट का। हाउ मच हीट कंटेंट इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड हाउ मच हीट इज रिलीज टू मेक द बॉन्ड, उसका एल्जेब्रिक सम। इकलौता फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में जो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, इनिशियल माइनस फाइनल। पहला और आखिरी फॉर्मूला मिलेगा पूरे 2 साल में जिसमें चेंजेस, क्योंकि ये एनर्जी है, ये एनर्जी का हिसाब किताब है, एल्जेब्रिक सम है। तो इस तरह से आप, मतलब कोई कहना चाहे तो कह सकता है भाई प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा था, रिलीज हो रही थी, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी के आगे आप अपने आप ही नेगेटिव लगाओगे। रिएक्टेंट्स में क्या हो रहा था, एनर्जी कंज्यूम, उसके आगे आप अपने आप ही प्लस लगाओगे। तो कोई कहने को इसको उधर रख के इधर रख के भी बोल सकता है कि ये तो उधर ले जाओ, क्यों उधर ले जाओ, किस तरह से करो, तो वो सारे उस चक्कर में फंसने बिना आप ये याद रखिएगा कि एक इकलौती जगह है जहां इनिशियल माइनस फाइनल है, बिकॉज ये कोई वैसा चेंज नहीं है, ये है एनर्जी का एल्जेब्रिक सम। इसकी वैल्यू में अपने आप प्लस होंगे क्योंकि रिक्वायर्ड, इसकी वैल्यू में अपने आप माइनस होंगे। आप इसको पहले भी लिख दोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आप चाहे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट भी लिख लेंगे तो भी वैसे फर्क नहीं आएगा, क्योंकि लेकिन एक बड़ा फर्क क्या आ जाएगा, आपका माइनस खराब कर सकता है। तो उसमें कहां क्या जाता है, अगर सही मायने में फॉर्मूला अगर आप देखो ना तो ये होता है, एक्चुअली फॉर्मूला ये एल्जेब्रिक सम। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है
algebraic sum of bond energies will give us enthalpy of reaction. अब मुझे पता है प्रोडक्ट्स में एनर्जी क्या होनी है हमेशा, रिलीज। तो इसीलिए एक प्लस और अंदर एक माइनस लगाने से बेटर है हमने बाहर पहले ही माइनस लगा दिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जीज। तो अगर किसी रिएक्शन में 200 किलो जूल का खर्चा हुआ और 400 किलो जूल रिलीज हुआ, तो मैं क्या बोलूंगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी पक्का रिलीज हुई है। तो अब इसमें इस बात पे पढ़ाओगे क्या, पूछोगे क्या? पढ़ाने को तो कुछ था नहीं, पूछते हैं। यानी अगर आपको कह दिया जाए इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो, क्या निकालो भाई, एंथैल्पी, तो मैं सोचूंगी शायद हेस लॉ लगे, शायद वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस गिवन हो, तो मैं फॉर्मेशंस प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके निकाल लूं। नहीं, अगलों ने क्या गिवन दिया है, इसमें क्या गिवन है, गिवन दिया नहीं, सॉरी, बॉन्ड एनर्जीज का डाटा दे दिया, एक्स वाई जेड डेल्टा डब्ल्यू ओमेगा व्हाटएवर, बॉन्ड एनर्जीज का डाटा दे दिया। तो अब मेरे को क्या पता होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बाकी तो आप ओरली करके या कॉपी पे करके मेरे को जवाब देंगे। C2H6 में कितने बॉन्ड टूट रहे हैं पहले वो गिनो, कौन कौन से। तो C2H6 ऐसे होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, CH बॉन्ड कितने हैं, 6, CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी, Y। सबसे पहले तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है ना, 6Y लिख दो, पहले तो ये तोड़ा। अच्छा, CC बॉन्ड कितने, एक ही, C सिंगल बॉन्ड C कितना दे रखा है, X, फिर ये लिखा। अब एक रिएक्टेंट की बारी आई, दूसरा रिएक्टेंट क्या था बच्चों, O2। O2 के अंदर कितने ये बॉन्ड होते हैं, एक ही होता है, Z। तो Z लिखा, लेकिन Z के आगे कितने कितने O2 हैं, 7/2। तो Z के आगे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7/2। ये तो हुई बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब निगाह डालिए प्रोडक्ट्स पे, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड होते हैं, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और एक C डबल बॉन्ड O की एनर्जी कितनी दे रखी है, डेल्टा, तो 2 डेल्टा हो गया। लेकिन CO2 कितने हैं, 2, 2 into 2 डेल्टा, दैट इज 4 डेल्टा। उसके बाद और कोई प्रोडक्ट, वाटर। वाटर कैसा है, अभी तो बना के भी नहीं दिखाना चाहिए मेरे को, 2 OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, ओमेगा, 6 ओमेगा। दिस इज माय आंसर, क्योंकि मैंने XYZ में दिया है, पर्पस क्या था कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस में ना उलझ जाओ। तो बॉन्ड एनर्जीज का और आसान है, बस आप बॉन्ड एनर्जी सजा के दे दो, मैं कर दूं काम। ये क्वेश्चन समझ आया? एक करते हैं आपकी DPP का जी। यस, C और C का वही है अगला क्वेश्चन। C और C का डबल बॉन्ड होता है, उसकी एनर्जी अलग, C और C का ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसकी एनर्जी अलग, सब बॉन्ड की अलग एनर्जी सजा के देंगे टेबल में। हाँ जी, इसी की टेंशन नहीं लेने देनी थी, इसलिए XYZ लिया। क्यों बोलूं मैं नेगेटिव में, क्यों बोलूं मैं पॉजिटिव में, जब कल को इसकी वैल्यू देंगे तो आपको अपने आप अंदर प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ रहे हो तो पॉजिटिव, बॉन्ड बना रहे हो तो नेगेटिव, उसी का ख्याल तो बेटा इसने रखा है। सो आपको कोई साइन नहीं लगाना बॉन्ड एनर्जी के आगे कभी भी, कि अभी आप कह दो मैम अंदर वाली सारी वैल्यूज के आगे माइनस लगाओ, दिस माइनस इज फॉर दैट ओनली। इसीलिए एक न्यूमेरिकल अभी कराऊंगी ताकि आपको प्लस माइनस का भी सिग्निफिकेंस पता चले। अभी तो मैंने XYZ करके सिर्फ गिनवाए हैं बॉन्ड, ठीक है, यही 2 क्वेश्चन और प्लान में है। तो समझ आया सबको? तो आज जो DPP बट ये देखना उसमें है क्या ये क्वेश्चन, आई डाउट, ये मेरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। 4th DPP 6 का क्वेश्चन नंबर 2, पहले पूरा पढ़ो, सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बस थोड़ा सा आपके लिए उसमें ट्रिक कर दिया, कुछ खास था नहीं। बॉन्ड एनर्जी आपको H2 की दे दी, N2 की दे दी, आपसे कहा है एवरेज एंथैल्पी निकालिए NH बॉन्ड की, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया इतना है तो चेक। पहले तो जो गिवन है उसको शराफत से लिख रही हूं मैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज दिस, चेक कर लीजिए मेरी बैलेंसिंग। इस रिएक्शन की एंथैल्पी मेरे को दे रखी है -46 किलो जूल पर मोल। साहब क्लियर हो रहा है? ये मेरे को गिवन था। पूछा क्या था भाई, पता नहीं क्या पूछा था, और गिवन चीजें पहले वो लिख लेते हैं। N2 की बॉन्ड एनर्जी देखिए, मैंने ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया, यही चीज के लिए पकड़ा है ये क्वेश्चन।
आप नहीं दिमाग लगाओगे, प्लस लगाना है माइनस, फॉर्मूला ने ऑलरेडी लगा रखा है जो करना है आपको माइनस। डोंट थिंक कि ये बॉन्ड तो टूट रहा था मैम प्लस लगा दूं, ये तो बन रहा था माइनस लगा दूं, सारा गुड़ गोबर हो जाना है मेरा फॉर्मूला। जब मैंने फॉर्मूले में माइनस लगाया तो ये सोच के लगा के दिया है कि आप अब अपनी तरफ से प्लस माइनस ऐड नहीं करेंगे। सो एच बॉन्ड की एनर्जी भी दे दी, एनएच बॉन्ड की एवरेज एनर्जी मांगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? बहुत सारे एनएच बॉन्ड होंगे, उसकी एवरेज निकाल के दो, कुछ ऐसा मतलब होगा शायद। लेट्स सी। अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑलरेडी गिवन है -46, तो रिएक्टेंट में N2 बॉन्ड कितने हैं? एक ही है, और उसकी एनर्जी कितनी है? सभी यहीं देखिए प्लीज, 914 लिख दी। H2 बॉन्ड की एनर्जी 436 कितने हैं? 3 इंटू दिस, माइनस NH3 में NH बॉन्ड कितने हैं? 3, लेकिन NH3 खुद कितने हैं? 2, तो यहां पर 6 ऑफ NH बॉन्ड। तो ज्यादातर गलती करने वालों से क्या गलती होती है? अगर ऑब्जेक्टिव आया तो आंसर 2268 रिपोर्ट कर देते हैं, जो लिखा हुआ भी होता है 4 ऑप्शन में ऑब्वियसली होगा, लेकिन मेरे को एवरेज बॉन्ड एनर्जी एनएच की पूछी थी, टोटल नहीं पूछी थी। टोटल माने 6 बॉन्ड टूटे तो उन 6 में कितनी लगी, एवरेज माने 1 में कितनी लगी। आंसर इज 378 अप्रोक्सीमेटली। मैंने कैलकुलेटर से किया इसलिए ऐसे लिखा है। आपको मैं अभी ये प्लस माइनस नहीं करने को करिए, व्हाइल डूइंग डीपीपी सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन जो कि इतनी छोटे लेवल की, आप कैलकुलेटर से करिए, टाइम बचाइए, अदरवाइज वही 7 मिनट में क्वेश्चन थोड़े होगा फिर। ठीक है, सो ये भी हुआ। बॉन्ड एनर्जी में इसके अलावा मैं कोई वैरायटी ला नहीं सकती, बहुत कम क्वेश्चन है इसके। तो इस डीपीपी में एक क्वेश्चन और है, ये एम आपको खुद क्रिएट करना है क्योंकि क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू लीड टू सैचुरेटेड। फिर भी देखिए क्वेश्चन 5th, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइलिन। तो किसी को इथाइलिन ना पता हो और टेस्ट में मेरे को कहे इथाइलिन क्या होता है, तो मैं जवाब दे सकूं, इसीलिए मैंने इथाइलिन वाला प्लान कर दिया। सारी बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, देखना जरा जानवी, सारी बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, क्वेश्चन पढ़ना। क्यों दिव्यांश, माधव, सारी गिवन है। 5th क्वेश्चन कहाँ खोए हुए हो? 5th क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलिए 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 नॉर्मल H2SO4। NaOH के जो भी होगा, तो इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिलेंगे मेरे को? N1 इंटू V1। तो नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 0.1, 0.2, सॉरी, अब कोई 3 मत बोलो बस। और वॉल्यूम कितना? 25। हाँ हाँ हाँ, मिली इक्विवेलेंट्स पे आ जाऊंगी। मुझे बताओ कितना आया आंसर? 10। तो 10 के साथ मिली इक्विवेलेंट्स किया है मैंने, राइट? वो मिलीलीटर में चल रहा है, तो वो मिली हटाने के लिए क्या करूं? 10 इंटू 10 की पावर -3। तो आप देखो जेई मेन के क्वेश्चन है, सीधे इसमें आ रही है बात, सॉरी, सीधे इसमें आ रही है बात, कोई लंबा चौड़ा चक्कर पड़ेगा नहीं। एनीवेज, इतने इक्विवेलेंट्स। अब बताओ क्वेश्चन, थोड़ा सा शुरू कर दिया तुम्हारा। हम आंसर डी है। आंसर डी है। अब देखती हूँ बेटा, अब देखती हूँ KOH, KOH के कितने इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं बच्चों? KOH के 50 इंटू 1 ही रहेगा ये तो। अब 1, तो 50 मिली इक्विवेलेंट्स। 50 मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? 50 इंटू 10 की पावर -3, हाउ मच? 5 इंटू 10 की पावर, ऐसे ही चल रहे तुम 1 और आगे मत इसको सॉल्व करो, इतना ही चल रहे कि आप 5/100 करें और उसको सॉल्व करके दें, लेट इट बी। क्या ये और ये एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? नहीं, कोई एक चीज तो कम ज्यादा है। कौन सी चीज कम है? इससे सोच के आंसर दो बस। 1 मिली इक्विवेलेंट से प्रोड्यूस होता है 57.1 किलो जूल पर मोल। इससे कितना होगा? और आंसर जूल में है, खत्म बात। जिसने लास्ट क्लास नहीं लगाई, नहीं करी, नहीं रिटेन की, उसके बस का नहीं है क्वेश्चन। श्रेय हो पाएगा या रुकू? रोहन हो पाएगा या रुकना है मेरे को? तो मैं रुक सकती हूँ, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं पढ़ा रही, ऑडियंस के लिए पढ़ा। न्यूट्रलाइजेशन का देखो, अगर कोई मेरे को कहता इन सिंपल टर्म्स
H2SO4 के एक मोल में कितने प्रोटॉन्स? 2 मोल। तो मेरा आंसर 57 ना होके उसका डबल होना चाहिए था। तो जब आप इस 2 की बात करते हैं ना, ये 2 ने ही सारा काम खराब किया। जब आप ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, 1 मोल automatically become 2 gram equivalent. If I go for molarity, I'll go for moles. If I go for normality, I'll go for gram equivalent. Normality अपने आप यहाँ पे 2 लाके देगी, तुम भूल भी गए तो कि मेरे को 2 मोल दे रखा था H2SO4, तो आंसर तो 53 into 2 होना चाहिए था। एकदम से स्ट्राइक किया, अरे नहीं नहीं, H2SO4 में 2 H बनते हैं तो 4 होना चाहिए। उस वक्त जब तुम्हें 2 मिनट में क्वेश्चन करना है, नहीं स्ट्राइक करता। इसीलिए शुरू से हम आपको ग्रूम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन देखते ही प्लीज पिक ग्राम इक्विवेलेंट। आप मोलैरिटी से भी कर लोगे, 5 से 7 मिनट ले जाना है और कॉन्फिडेंस गया अलग। तो उस हिसाब से जब आप वहां करेंगे ना क्वेश्चंस को, तो वहां इतनी देर नहीं मिलने वाली सोचने की। न्यूट्रलाइजेशन देखा नहीं, नॉर्मेलिटी पे शिफ्ट हुई, ग्राम इक्विवेलेंट पे शिफ्ट हुई, बाद में सोच। ये ना हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पढ़ाना होता है, हमें प्रूफ करना होता है ऑडियंस को। मेरे को आता है, आपको किसी को नहीं प्रूफ करना, आपको सिर्फ नंबर चाहिए। शॉर्टकट का अहमियत ये होगी, लॉन्ग मेथड करना चाहे मोस्ट वेलकम, बट पूरे नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, तो आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करूं तो किस चीज से कंक्लूड करूंगी? इतने दिन से क्या चल रहा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ में करा चुकी थी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बचा सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी नींव आज रख दी गई। आखिरी टॉपिक है अगली 2 डीपीपी। लिमिटेशन क्या थी फर्स्ट लॉ की? फर्स्ट लॉ ये तो बता पाया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप हीट दोगे, वो इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूट होगी। कोई हीट रिलीज करेगा, इंटरनल एनर्जी से करेगा। आप वर्क डन करोगे तो उसके इंटरनल एनर्जी का बैंक और रिच होगा। लेकिन क्या ये रिएक्शन होगा? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल भी है? जो तुम लिख लिख के मेरे को दिए जा रहे हो, पता नहीं अब तक मैंने कितने रिएक्शन तुमसे ऐसे निकलवा ली एंथैल्पी, और निकलवाई है जो पॉसिबल ही नहीं है, और मैं निकलवाई जा रही हूँ। मेरे को तो हेस लॉ कराना था, निकलवानी थी। अब आपको पता चलेगा फर्स्ट लॉ की सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही थी कि इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं किया कि कोई रिएक्शन पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं। नो डिस्कशन। फिर फायदा क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? मैं पढ़ क्यों रही हूँ? मेरे को तो इंजन बनाना था, मेरे को बैटरी बनानी थी, मेरे को सेल बनाना था। तो मेरे को कोई बताए तो सही, क्या ये तुमने सारी पढ़ाई कर ली? क्या मैं ये सेल बना के लेके जा सकती हूँ किसी इंडस्ट्री में कि लो जी कार में ये वाली बैटरी लगाओ? फीजिबिलिटी के बारे में फर्स्ट लॉ ने कोई बात नहीं करी। यहां स्टार्ट होता है हमारा सेकंड लॉ। मैं कुछ मेजर नहीं पढ़ा रही, अगली डीपीपी की झलक दिखा रही हूं, और बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, एक ही दिन का है। तो ये है मेरी अगली डीपीपी, डीपीपी 7। उससे अगली क्लास में आएगा डीपीपी 8, गिब्स फ्री एनर्जी, एंड विल क्लोज द चैप्टर। उसके बाद आएगा सब्जेक्टिव टेस्ट, फिर लेंगे हम हीट कैपेसिटी, डीपीपी 9, एंड चैप्टर इज क्लोज्ड। बहुत हाथी चैप्टर मानते हैं हर कोई इसको, पर जो लोग आए उन्होंने बहुत अच्छा किया है, आई मस्ट से दिस, जो रेगुलर आए हैं। तो एंट्रोपी और रैंडमनेस आना है मेरा अगली क्लास में। आई एम पुटिंग डाउन माई पेन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू राइट। अगली क्लास मेरी शुरू होगी एंट्रोपी, रैंडमनेस। आपने डे टू डे लाइफ में एक वर्ड सुना होगा, डिसऑर्डर, इनडिसिप्लिन, बिखरना। ये शब्द सुने हैं? ये सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाला है मेरा इस चैप्टर का, रैंडमनेस। टेल मी, अ क्लास विद टीचर and a class without teacher, which is more random? Without teacher, randomness नेचर का एक फिलॉसफी है या नेचर है। अगर क्लास में टीचर के बिना आप लोग बदमाशी कर रहे हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नेचर हु मेड अस लाइक दिस। आपको हमेशा एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए कंट्रोल करने के लिए, टू एवरी ह्यूमन, बी इट अ सिंपल क्रिकेट मैच, right? Be a simple class, be it a normal road. ट्रैफिक को भी मैनेज करने के लिए कुछ चाहिए, बिकॉज नेचर क्या है? रैंडमनेस। नेचर किस चीज को फेवर करता है? हर उस रिएक्शन को, क्योंकि मैं अब कहां जाने वाली हूं, कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होगा, कौन सा नहीं, कोई तो बताओ। इसने आके बताया, जिसमें भी चीज रैंडम हो रही है वो आपको अब पकड़ना है या नहीं हो रही। तो जस्ट इन केस आपसे पूछूं, NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर, इस रिएक्शन में रैंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्यों?
NaCl जो पहले बंधा हुआ था एक बॉन्ड से, आपने तोड़ के उसको अलग अलग कर दिया, Na कहीं भाग रहा है, Cl कहीं भाग रहा है, इट इज मोर रैंडम, राइट? तो आपको एंट्रोपी जो पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग एंट्रोपी के केसेस अगर मैं देखूं, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, वो अपने आप डिसोसिएट हो जाता है, थोड़ा सा गर्मी मिले उसको, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन में रैंडमनेस यानी एंट्रोपी बढ़ी के घटी? बढ़ गई, क्योंकि सॉलिड से क्या बन रहा है? गैस। छोड़ो गैस, 1 से 2 बन रहे हैं, टूट के बिखर रहे हैं। 1 से 2 बनना इज ऑलवेज इंक्रीज इन रैंडमनेस, इसमें बढ़ेगी। क्यों? H2 जो बॉन्ड बना हुआ था, बंधा हुआ था, वो टूट रहा है। एग को उबालिए, लिक्विड से सॉलिड होता है। यही मेरा गेम प्लान था, ऐसे गलत कराऊंगी, पहले 3 सही, चौथा तुमसे गलत कराऊंगी, पता है ना, बच्चे हैं सामने। तो आपको क्या लग रहा है, आपको पता नहीं था रॉ एग लिक्विड है? मैंने क्यों लिख के दिया? क्योंकि आपको ट्रैप करना था, इट्स अ बेट। रॉ एग लिक्विड है, बॉइल्ड एग सॉलिड है, ये आया हुआ क्वेश्चन। रॉ एग जो लिक्विड से सॉलिड हुआ, तो हम क्या सोचते हैं, लिक्विड तो फैल रहा है। एब्सोल्युटली, अगर यही वाटर में पूछती, आपका आंसर सही था। एक लिक्विड जो फ्लूइड है, जो कहीं भी बह सकता है, उसको सॉलिड बनाना मतलब आपने बांध दिया, रैंडमनेस कम करी, यस।